So let's continue. AC सर्किट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने AC अप्लाइड टू रेजिस्टर, AC अप्लाइड टू कैपेसिटर एंड AC अप्लाइड टू इंडक्टर इस पर बात की थी। आपको याद होगा कि जब हम रेजिस्टेंस वाले सर्किट में AC सोर्स अप्लाई करते हैं तो करंट और EMF में कोई खास फेज चेंज हमको देखने को नहीं मिलता है। Both of the current and EMF are in same phase. बट यही चीज जब हम इंडक्टर में करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडक्टर में EMF लीड करता है 90 डिग्री से और करंट लैग करता है। एक नया इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट में डेवलप हो जाता है, XL जिसे हम कहते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ XL कैन बी डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ L ओमेगा। एंड इन द सेम वे, सिमिलर वे, जब हम कैपेसिटर वाला सर्किट इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर वाले सर्किट को हम AC सोर्स अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें EMF लैग करता है 90 डिग्री से, और यू कैन ऑल्सो से करंट लीड करता है 90 डिग्री से, और सर्किट में एक नया रिएक्टेंस डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड वी हैव डिनोटेड इट विद द सिंबल ऑफ XC, व्हिच वी कैन राइट XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं और बड़े ही आराम से, इत्मीनान से हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंडीशन देखने जा रहे हैं, और साथ ही साथ पॉसिबल हुआ तो आगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर टू स्टार्ट विथ इज AC अप्लाइड टू LCR सर्किट। मींस इसमें हम एक इंडक्टर लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, एंड ऑल ऑफ देम वी आर जस्ट गोइंग टू कनेक्ट इन सीरीज। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि इन तीनों कंपोनेंट्स का अपना अपना यूनिक बिहेवियर है। जैसे रेजिस्टेंस करंट और EMF में कोई फेज चेंज नहीं कराता है, कैपेसिटर करता है EMF को लैग, करंट को लीड, और इंडक्टर ये करता है EMF को लीड और करंट को लैग। सो इन दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर के जो काम हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। कैपेसिटर वाला रिएक्टेंस XC हो जाता है, जबकि इंडक्टर वाला रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम कहते हैं, वो XL हो जाता है। सो ओवरऑल फिर सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, इस चीज को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके सारे पॉसिबल केसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां मेरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे आपने ठीक से समझना है, और वो है फेजर डायग्राम। सर्किट को सिंप्लीफाई करना और सर्किट के बिहेवियर को अच्छी तरीके से, आसान तरीके से, यूनिक वे में समझने की कोशिश करने के लिए हम फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फेजर डायग्राम, आपको याद होगा हमने इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के लिए ऑलरेडी फेजर डायग्राम्स बनाए हैं। तो यहां पर कोई भी इक्वेशन लिखने से पहले हम फेजर डायग्राम की तरफ देखेंगे कि फेजर डायग्राम कैसी बन रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम फाइनल इक्वेशन और फेज डिफरेंस और लीडिंग और लैगिंग की कंडीशंस को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, रादर मुझे यहाँ पे ये कहना चाहिए कि फेजर डायग्राम की हेल्प से हम इस पूरे मामले को एकदम सिंपल और आसान बना देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ, लेट्स से कि हमारे पास एक इंडक्टर है। पहले L से शुरुआत कर रहे हैं हम, तो एक इंडक्टर पहले लगा देता हूं मैं। ये इंडक्टर हो गया, एक किस्म की कॉइल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। इसके साथ लेट्स से कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। फर्दर ऑन वी हैव गॉट अ रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है R। अब ये सब कुछ हमने क्या कर दिया, मिला के एक AC सप्लाई को जोड़ दिया। ठीक है, एक AC पावर सोर्स को हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर। अब हर एक कंपोनेंट जो है वो अपने अपने हिसाब से बिहेव करेगा। हर एक कंपोनेंट का अपना एक यूनिक नेचर रहेगा, अपना एक यूनिक बिहेवियर रहेगा। लेट्स से कि जो पावर सोर्स या जो सप्लाई यहाँ पे हमने जोड़ा है EMF का, वो E है, और एज अ इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं E0 sin ओमेगा t, जस्ट इफ यू वांट टू राइट। अब एग्जैक्टली ऐसा ही होगा हमें पता नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस का बिहेवियर देखते हैं तो वो करंट और EMF में कोई फेज चेंज नहीं डेवलप करा पाता।
लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लीड करवाता है, और इंडक्टर क्या करता है, ये करंट को लैग करवाता है और ईएमएफ को लीड कराता है। तो ये इन दोनों के काम जो हैं, ये आपस में एक दूसरे के एंटी हैं, अपोजिट हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये कैसे बिहेव करेगा? तो एग्जैक्टली ईएमएफ में साइन ओमेगा ओमेगा टी के साथ कुछ और आएगा या इतना ही रहेगा, अभी फिलहाल हम नहीं कह सकते। बस हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा हमने पावर सोर्स यहाँ पे या ऐसा हमने सप्लाई लाइन यहाँ पे जोड़ दिया। अब रेजिस्टेंस का अपना बिहेवियर या रेजिस्टेंस की अपनी वैल्यू आर है, जबकि कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होगी वो एक्सी कहलाएगी। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो ऑन, इंडक्टर की अपनी एक रिएक्टेंस होगी जिसे हम कह सकते हैं एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब बच्चों, चूंकि ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हम ये कहेंगे कि इनमें से जाने वाला करंट सेम है। करंट हैज टू बी सेम, करेक्ट है ना? बिकॉज सीरीज सर्किट की ये स्पेशलिटी होती है, उसकी ये खासियत होती है कि उसमें करंट सेम हो जाता है। लेकिन जब हम इनमें डेवलप होने वाले हर एक ईएमएफ को चेक करेंगे, तो ये अलग अलग ईएमएफ डेवलप हो जाएंगे, जिसको हम लिख सकते हैं ईएल अक्रॉस इंडक्टर, ईसी अक्रॉस कैपेसिटर, एंड ईआर अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? Yes. Yes, sir. ठीक है। सीरीज सर्किट की ये सर्किट रिक्वायरमेंट होती है ना, कि हर एक कंपोनेंट में से सेम करंट जाएगा, बिकॉज एक ही लाइन में कनेक्टेड है सब कुछ, तो सारों में से करंट सेम जाएगा। लेकिन हर कंपोनेंट अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली अपना अपना वोल्टेज शेयर वहां पे ऑब्टेन करेगा। तो जो भी हमने टोटल ईएमएफ यहाँ पे अटैच करा है सप्लाई लाइन में, उससे ईएल यहां ड्रॉ हो गया, ईसी यहां ड्रॉ हो गया और ईआर यहां ड्रॉ हो गया। गेटिंग इट? Now, if I want to write in an exact way कि ER कितना है, तो बेटा ER लिखने का तरीका बहुत आसान है। करंट I और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R। ये बस ओम्स लॉ की तरह मैं लिख रहा हूं, ओम्स लॉ यूज करके लिख रहा हूं। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताओ कि अगर मैं EC लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? करंट I, आगे बोले कैसे लिखूंगा? दिमाग X. चलाए। यस, XC, शाबाश। रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाला टर्म यहां पर इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इस पर मैंने कल पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। अब सिमिलरली अगर हम वो वोल्टेज लिखना चाहते हैं, वो ईएमएफ लिखना चाहते हैं जो इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप होगा, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? आई XL. एक्सएल। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि मैंने सारों के लिए करंट सेम कर दिया है, करंट सेम है। Yes. अब जरा सोचें कि मैं टोटल ईएमएफ लिखना चाहता हूं, ई, तो बताएं मुझे क्या करना चाहिए? टोटल ईएमएफ जो मैंने यहाँ पे जोड़ा, क्या करना चाहिए? ER plus EC plus EL. हाँ, ER प्लस EC प्लस EL। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप यहाँ पे गलत हैं। ये जो है ना, ये ER प्लस EC प्लस EL, ये डीसी सर्किट के लिए होगा। एसी सर्किट में ऐसे ईएमएफ्स डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये ईएमएफ अपनी अपनी फेज वैल्यू रखते हैं। हर एक कंपोनेंट में डेवलप होने वाला ईएमएफ या तो करंट के साथ लीड कर रहा होगा या लैग कर रहा होगा, तो हम उनका लीनियर एडिशन, सीधा एडिशन, एल्जेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में बिठाइए। If I write here the total E is equal to ER plus EC plus EL, then I am absolutely wrong. गलत होगा ये यहाँ पे। तो while we solve the numericals, इस बात को अच्छे से नोट करके रखिए। मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूं कि हम सजेस्ट कर रहे हैं ER plus EC plus EL, जो पूरी तरीके से गलत होगा, ये अलाउड नहीं है। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Yes. तो इसकी टोटल ईएमएफ कैसे लिखी जाए, इसके लिए हमको फेज डायग्राम पे ध्यान देना पड़ेगा। अब समझो, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सारा मामला फेज डायग्राम पे डिपेंड करता है। अब जिस स्टूडेंट को फेज डायग्राम ढंग से समझ आ गया, उसके लिए ये इलस्ट्रेशन या कह लीजिए कि ये डेरिवेशन जो है वो बस सेकंड्स का काम है, इतनी आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो फेज वेक्टर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, वो मैं करंट का बनाऊंगा।
और तीनों कंपोनेंट्स में करंट सेम है, तो मुझे कोई उसको स्प्लिट करके अलग अलग लीडिंग या लैगिंग में दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने करंट का बना दिया। अब बेटा करंट के साथ कौन आएगा? EL आएगा क्या, EC आएगा क्या, ER आएगा? सोचें आप। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यहाँ पे ER आएगा। बिकॉज वी नो दिस वेरी वेल कि रेजिस्टेंस का जो करंट है और रेजिस्टेंस में डेवलप होने वाला जो EMF है, इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। दे आर जस्ट डू नॉट डिफर इन एनी फेज, दे आर जस्ट ऑन सेम लाइन। तो I के साथ ER आ गया। अब बचा कौन कौन? EL बच गया और EC बच गया। इंडक्टर का बिहेवियर क्या है? वो EMF को क्या करता है? लीड कराता है। शाबाश, वेरी गुड। तो इंडक्टर का EMF चूंकि लीडिंग है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर एक नया टर्म आ जाएगा, ये वाला वेक्टर, जिसको मैं लिख सकता हूं EL। आई कैन राइट इट एज EL। ये देंगे 90 डिग्री लीडिंग, देखो बराबर से। यस अब बचा कौन? EC। कैपेसिटर वाला EMF करंट के मुकाबले में कैसा होता है? लैगिंग या लीडिंग? लीड कैपेसिटर का EMF करंट के मुकाबले में कैसा होता है? लैगिंग या लीडिंग? लैगिंग लैगिंग होता है। लैगिंग वेक्टर मैं ऊपर की तरफ बनाऊं करंट के लिए, क्या नीचे की तरफ बनाऊं? यहाँ पे नीचे की तरफ बनाना है। वेरी गुड, शाबाश। तो ये नीचे की तरफ। अब ये हो गया बेटा EC। अब जरा इस वेक्टर डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस वेक्टर डायग्राम से हमें यह पता चल रहा है कि इंडक्टर वाला EMF कैपेसिटर वाले EMF को कैंसल आउट करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे को सप्रेस कर रहे हैं। और लिटरली अगर ऐसा हो गया कि EL इज इक्वल टू EC, तो ये दोनों अपने आप को पूरी तरीके से कैंसिल करेंगे और सर्किट में सिर्फ एक ही EMF बचेगा, और वो क्या होगा? ER होगा। बस ये दोनों आपस में ही निपट गए, कैंसिल हो गए। ऐसा हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि इसमें EL ज्यादा हो और EC कम हो, या ये भी हो सकता है कि EC ज्यादा हो और EL कम हो। तो यू मे हैव सेवरल पॉसिबिलिटीज। अब कौन सा EMF ज्यादा होगा या कौन सा EMF कम होगा, इसे पता करने के लिए हम इनके फॉर्मूलेज के पास आते हैं, इनकी कंडीशंस को समझते हैं। ER जो है ये IR से बनेगा, जबकि EC जो है ये IXC से बनेगा, और EL जो है ये IXL से बनेगा। और ये जो सारे आगे के पैरामीटर्स हैं जहां पे हम लोग मेंशन करते हैं XC, आपको याद होगा हम इसे लिखते हैं 1/ωc, और ये जो फैक्टर हम मेंशन करते हैं XL, इसे हम लिखते हैं L ओमेगा। वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट इन द प्रीवियस लेक्चर, नथिंग न्यू फॉर अस। तो हम कितना कैपेसिटेंस यूज कर रहे हैं, कितना इंडक्टर यूज कर रहे हैं, कितनी ओमेगा वैल्यू है AC सोर्स की, इन सभी बातों से ये तय होगा कि XL ज्यादा है या XC ज्यादा है, और फिर ये तय होगा कि EL ज्यादा है कि EC ज्यादा है, और फिर ये तय होगा कि EL और EC में कौन किसको कैंसिल करेगा, और फिर नेट वैल्यू ऑफ EMF डेवलप होगा। बात समझ आई बच्चों? यस तो हर चीज फेज डायग्राम के बेसिस पर आइडेंटिफाई की जाएगी। मेक दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। समझ आया बेटा? यस अब देखते हैं पहला केस। मैं इसमें 4-5 केसेस आपके सामने रखने वाला हूं। पहला केस देखिए, बड़े इत्मीनान से समझे, कोई गड़बड़ नहीं है। पहले केस में मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसमें EL इज ग्रेटर एज कंपेयर टू EC। this is possible only if I manage to get XL greater than XC, क्योंकि EL कितना होगा? IXL। EC कितना होगा? IXC। दोनों में I तो सेम है, तो अगर मुझे वाकई EL को बड़ा करना है तो मुझे XL को बड़ा करना पड़ेगा। और XL कब बड़ा होगा? जब मैं एक प्रॉपर वैल्यू ऑफ L और ओमेगा को चॉइस करूंगा। तो अब मैंने कहा भाई EL इज ग्रेटर देन EC। तो जरा सोचो, EL अगर बड़ा है और EC छोटा है इस डायग्राम के हिसाब से, तो EL माइनस EC वेक्टर ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? यस, ऊपर की तरफ। वेरी गुड। तो ऐसी सिचुएशन का फेजर डायग्राम ऐसा आ जाएगा। ये हो गया करंट, या करंट मैं बाद में लिखूं, ये हो गया ER, इसको तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, इसके साथ करंट है।
और यहाँ पे एक सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई और ये वैल्यू है EL माइनस EC। समझ आया बेटा? हम्म, ठीक है, अब मैं फाइनल इतना ही बना रहा हूं बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस। अब जरा सोचो सर्किट में टोटल ईएमएफ कौन कौन सा हुआ? एक फैक्टर कौन सा है? ER। दूसरा फैक्टर कौन सा है? EL EL माइनस EC। तो वेक्टर लॉज को फॉलो करते हुए हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और बेटा वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये हो गया नेट फेज फाई और ये हो गया E। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC। बात को समझें। का स्क्वायर। ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। ये पूरा एक वेक्टर एडिशन होगा। तो सारा का सारा मामला जो है ना वो फेज डायग्राम पे आता है। अगर आपके जहन में फेज डायग्राम क्लियर है तो आपको कोई इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बड़ा बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे फेज डायग्राम से उसकी नेट वैल्यू बना दो। और मैं हर कैलकुलेशन न्यूमेरिकल सब कुछ मैं फेज डायग्राम से ही करूंगा, मैं इक्वेशन के झंझट में जाऊंगा ही नहीं। बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. सो इफ यू मैनेज टू गेट दिस, तो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है? अब ये ब्लू लाइन करंट की है और ये रेड लाइन नेट ईएमएफ की है, तो कौन लीड कर रहा है? EMF. ईएमएफ लीड कर रहा है। बच्चों अगर हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो हम चुपचाप लिखेंगे I0 sin ओमेगा टी, लेकिन जब हम ईएमएफ की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे E0 sin ओमेगा टी प्लस एक्स्ट्रा फेज फाई। Hmm. और ख्याल रहे इस बार फेज डिफरेंस 90 नहीं है, ये Yes. कुछ फाई वैल्यू है जो डिपेंड करेगा कि ELEC कितना है और ER कितना है। इट्स नॉट 90। जब इंडिविजुअल C कनेक्टेड है सर्किट में फेज डिफरेंस 90, जब इंडिविजुअल L कनेक्टेड है सर्किट में फेज डिफरेंस 90, लेकिन LCR के कॉम्बिनेशन में फेज डिफरेंस 90 नहीं है, ये कुछ फाई वैल्यू है। समझे बात को? Yes. सो इसका कंक्लूजन हम यहां पे नोट कर लेंगे कि EMF लीड्स करंट बाय फाई। ठीक है, नॉट 90, कीप इन माइंड। क्या हम ये फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, Hmm. बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बट बिफोर दैट मैं इस ईएमएफ वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं। लेट मी राइट इट समथिंग लाइक दिस। E इज इक्वल टू ER जो है बेटा ये IR है, फिर EL जो है ये IXL है, EC जो है ये IXC है और ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इन सभी टर्म्स में देखो I स्क्वायर कॉमन है। Hmm. I स्क्वायर कॉमन लिया और रूट से बाहर लाए तो क्या वो I बन गया? Yes. फिर रूट में कंटिन्यू क्या है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। Hmm. बात समझे बच्चों? Yes. अब मैं चाहता हूं आप इस बात पे नोट करें और जरा ओम्स लॉ को याद करें। वोल्टेज, EMF, करंट और उसके आगे क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? Resistance. रेजिस्टेंस होता है। मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस ये पूरा टर्म है Yes. जिसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन है। R ये कंट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस की वजह से आया, XC ये कंट्रीब्यूशन कैपेसिटर की वजह से आया और XL ये कंट्रीब्यूशन इंडक्टर की वजह से आया। तो ये अपने आप में एक ऐसा टर्म है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो ये जो पूरा कंबाइंड टर्म है यहां पे, इस टर्म को बच्चों हम एक नया नाम दे देते हैं। हम इसे सिंबॉलिकली लिखते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हो गया बेटा R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। और इस पूरे टर्म को हम एक नया नाम दे देते हैं, हम इसे कॉल करते हैं इम्पीडेंस। क्या कॉल करेंगे हम इसको? Impedance. इम्पीडेंस। अब जरा लॉजिकली बताएं इसका यूनिट क्या होगा? Ohm. ओम होगा, बिल्कुल सही। इसका यूनिट अगर हम लिखें तो इसका यूनिट होगा ओम, क्योंकि ये बिहेव वैसे ही कर रहा है जैसे आमतौर पर किसी सर्किट में
रेजिस्टेंस बिहेव करता है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो यहां इन तीनों ने मिला के जो करंट के फ्लो को अपोज किया होगा उसका ये रिजल्ट है। बट इसे हम सिर्फ रेजिस्टेंस कॉल नहीं कर सकते, तो हमने इसको नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया हम इसको? Impedance. इम्पीडेंस नाम दे दिया, यूनिट ओम का। गेटिंग इट राइट? Yes. इसमें से सिर्फ आर ये क्या है? रेजिस्टेंस। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसमें एक और बात समझनी है। कई बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई फेज एंगल बताओ, फेज एंगल कितना है। नाउ टू फाइंड आउट द फेज एंगल विल टेक द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। अब इस फेजर डायग्राम में वापस आए और कॉस ऑफ फाई लिखें आप। फेज एंगल निकालना आसान हो जाएगा। तो कॉस ऑफ फाई क्या है? आंसर ER. सिंपल है, ER/E. आर डिवाइडेड बाई ई। अब जरा ध्यान से सोचें, हम ई आर कैसे लिखेंगे? IR. वेरी गुड। और हम ई कैसे लिखेंगे? IZ. शाबाश, आई जेड। क्योंकि ये इक्वेशन बच्चा अब ऐसे ही हो जाएगी ना, आई जेड। समझे बात को? हम्म, ठीक है, आई कैंसल एंड वेन एवर नीडेड वी कैन जस्ट गेट द आंसर फॉर फेज कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अब कभी कभी जेड कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा लगे हमको कि यार लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो यू कैन मूव ऑन बाय राइटिंग tan phi। cos phi की बजाय आप tan phi ले लो। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, tan phi क्या होगा? तो ये अपोजिट साइड क्या है? EL माइनस EC। और ये एडजेसेंट साइड ER है। तो हम tan phi को यूं लिख सकते हैं EL माइनस EC डिवाइडेड बाय ER। जरा सोचें कि इसमें अगर हमने EL लिखा तो क्या उसमें IXL आ जाएगा, IXC आ जाएगा और IR आ जाएगा, तो I कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, तो फाइनली हम tan phi यूं निकाल पाएंगे। तो जरूरत पड़ने पर हम फेज एंगल ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, वट एवर द मीन्स वी वांट टू यूज, हम उसके अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग लेवल पर उसका वैल्यू, फेज एंगल निकाल सकते हैं। गेटिंग इट? एट द एंड बस एक छोटी सी बात बता दें कि अगर हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसमें एक्सएल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एक्सी, तो कौन लीड करेगा? ईएमएफ लीड करेगा। कितने फेज से? फाई। 90 नहीं बोलना, यहाँ पे बच्चा 90 बोलने लगता है क्योंकि हमको एक आदत हो चुकी है इंडक्टर और कैपेसिटर को सेपरेटली देखते हुए। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि इसमें मैंने आपको अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप मुझे केस नंबर 2 की कंडीशंस बताएं, जिसमें मैं L को कम कर रहा हूं और EC को ज्यादा कर रहा हूं। तो इस डायग्राम के हिसाब से EL इज लेस, EC इज मोर, which means XL is less, XC is more। तो कौन किसको कैंसिल करेगा? XC XL को। हाँ, यानी कि EC EL को क्या कहते हो? तो फेजर डायग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो इस तरीके से किया जाएगा? ये I बेटर, I से पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ER, ये ER कॉमा I, और ये रहा नीचे की तरफ एक वेक्टर, जिसे मुझे क्या लिखना चाहिए? EC minus EL। वेरी गुड, शाबाश, EC माइनस EL। तो क्या हम वेक्टर रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ एक पैरेललोग्राम बना लें और नेट वैल्यू ईएमएफ की यूं नीचे की तरफ दिखा दें? ये हो गया E, ये हो गया इसका फेज एंगल फाई। कौन लीड कर रहा है? करंट। करंट। करंट लीड करता है ईएमएफ को बाय फेज फाई। गेटिंग इट? इक्वेशन बताएं कैसे लिखें। तो E की इक्वेशन तो हम चुपचाप लिख लेंगे E0 साइन ओमेगा टी, लेकिन I की कैसे लिखें? I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब जरा ये भी बताएं कि हम E कैसे लिखें, तेजी से बताएं। अंडर रूट ER। शाबाश, अंडर रूट में ER का स्क्वायर प्लस EC माइनस EL, नॉट EL माइनस EC।
टेक्निकली देखा जाए तो वैसे स्क्वायर कर रहे हैं, किसी को भी पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वी शुड बी वेरी क्लियर इन सेइंग इट। क्या इन सभी चीजों में से हमने आई कॉमन कर लिया? जैसे ये आई ई आर सॉरी आई आर हो गया, है ना? अब आसान लग रहा होगा, समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसे कैसे लिखें? IXC. ठीक जा रहा है। आई को कॉमन ले लिया गया, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म मिला आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ये जो टर्म यहाँ पे हमें मिल रहा है ये क्या कहलाएगा? Resistance. नहीं, गलत आंसर। Impedance. रेजिस्टेंस नाम ही नहीं देना है आपने, अब रेजिस्टेंस एक अलग चीज है, Impedance. इम्पीडेंस कहलाएगा। सिंबॉलिकली हम इसे Z लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई जेड। Object. गेटिंग इट राइट? Yes. Yes, sir. सो उसी तरीके से उसी अंदाज से हमने ये सारी बातें यहाँ पे लिखी। सिर्फ फर्क इतना पड़ रहा है कि यहाँ पर इस सेकंड केस में ईएमएफ लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है। फेज डायग्राम आपको ठीक से बनानी आनी चाहिए बस, और किसी भी तरीके से बनाइए। फेज डायग्राम में कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है तो आपने ऐसे ही बनाना है, नॉट नेसेसरी। आप उसको जितना सिंप्लीफाइड तरीके से बना सकते हैं बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Yes. अगर कोई कहता है नहीं भाई फेज एंगल कैलकुलेट करके बताओ, फाइंड आउट द फेज वैल्यू, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हम cos फाई ले सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे cos फाई लिया तो फिर एक बार वो हो जाएगा ER डिवाइडेड बाय E, जिसे सॉल्व करने पर मैं लिख सकता हूं R बाई Z। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। या फिर मैं लिख सकता हूं tan ऑफ फाई, और इस बार ये हो जाएगा EC माइनस EL डिवाइडेड बाय ER, जिसे मैं सॉल्व करके लिख सकता हूं XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। बोथ द वेज वी कैन गेट एन आंसर फॉर फेज एंगल एज रिक्वायर्ड, हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। गेटिंग इट राइट? और ये जो इंपीडेंस यहाँ पे बना है इसका यूनिट वैसे ही हमको लगाना है ओम, कोई फर्क नहीं, सब कुछ सेम, बिल्कुल सिंपल, बढ़िया। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। Yes, sir. Sir. अब तीसरी और सबसे अहम कंडीशन जो आगे चल के हमको बहुत काम में आने वाली है, हमने कहा भाई हम दोनों को बराबर कर दें, सर्किट अरेंजमेंट ऐसे कर दें कि EL EC के इक्वल कर दें हम। अब जरा सोचें बेटा कि जब EL और EC दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा? Cancel. यस, EL और EC आपस में दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसल आउट कर देंगे। और अगर वो ऐसा कर देते हैं, EL EC दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास जो फेजर डायग्राम बनेगी उसमें बस एक ही वेक्टर हमको बताना पड़ेगा, और ये वेक्टर खुद होगा ER, और यही वेक्टर करंट का होगा। और हम लिख सकते हैं करंट की इक्वेशन I0 sin ओमेगा t, और EMF की इक्वेशन E0 sin ओमेगा t। नो फेज लैग, नो फेज लीड, कोई लीड नहीं कर रहा, कोई लैग नहीं कर रहा, कुछ नहीं। और यहां पर जब हम इंपीडेंस निकालेंगे तो इसका इंपीडेंस इक्वल टू R हो जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि XL XC तो इक्वल है। अब जब हम इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो इंपीडेंस तो ऐसे आता है ना, XL माइनस XC या XC माइनस XL। अब जब XL और XC दोनों ही इक्वल हो गए तो ये रूट में बचा क्या? R square. R स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया तो बच गया, बन गया R। तो यहां इंपीडेंस इज ओनली रेजिस्टेंस। ऐसी सूरत को हम कहते हैं सर्किट इज रेजिस्टिव। इवन दो हमने वहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर लगा के रखा है, लेकिन इंडक्टर ने कैपेसिटर के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, या ऐसे कह लीजिए कि कैपेसिटर ने इंडक्टर के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, दोनों एक दूसरे को दबा देते हैं, सर्किट में रेजिस्टेंस उभर जाता है। समझ आ गई बच्चों बात? Yes. तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब इसमें मैं कुछ और एडिशनल चीजें जोड़ना चाहता हूं। जैसे पहली बात, अगर हम सर्किट को RL सर्किट बना दें, RL सर्किट यानी कि सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगाएं, कैपेसिटर नहीं लगाएं, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो लेट मी जस्ट ड्रॉ कि हमने पहले तो एक रेजिस्टेंस लगा दिया और उसके बाद एक इंडक्टर लगाया, ठीक है? कैपेसिटर हमने नहीं लगाया,
और वैसे ही एक ईएमएफ सोर्स, पावर सोर्स आप कह लीजिए, एसी का हमने यहाँ पे जोड़ दिया. सो वी आर जस्ट कनेक्टिंग एसी. दिस इज आर, दिस इज एल. देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो अगर आपको आंसर्स इसके तलाश करने हैं, आपको इसके आंसर्स सर्च करने हैं, तो यू स्विच टू फेजर डायग्राम. आप फेजर डायग्राम पे जाएं, इक्वेशन डायरेक्ट लिखने की गड़बड़ ना करें आपका. तो हाउ वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम? बहुत क्लियर है. एक वेक्टर मैं नीचे का निकालूंगा करंट का, और इसी के साथ कौन होगा? ER. बिकॉज ऑफ कोर्स बेटा ये वाली ER होगा और ये वाला तो EL होगा. अब आप सोच समझ के बताएं, EL कहां निकालना है? 90 डिग्री ऊपर निकालना है, 90 डिग्री नीचे निकालना है? ऊपर. ऊपर. वेरी गुड. क्योंकि इंडक्टर के अंदर EMF लीड करता है, तो ये हो गया EL. तो करंट के मुकाबले में इंडक्टिव जो EMF होगा वो लीडिंग होगा, और करंट के साथ रेजिस्टेंस में डेवलप होने वाला EMF आएगा. बस इतनी दो ही चीजें हैं यहाँ. EC तो है ही नहीं कैंसिल वगैरह करने के लिए, कुछ नहीं है. तो अब नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वही अपना पैरेललोग्राम मेथड हम लगाएंगे यहाँ पे. वेक्टर, ये पैरेललोग्राम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और ये रिजल्टेंट हमने यूं ड्रॉ कर लिया E, और ये फेज एंगल निकाला फाई. तो कौन लीड कर रहा है? EMF लीड करता है बाय फाई. इक्वेशन लिख के बताएं. तो करंट वाली इक्वेशन तो सीधी सीधी आ जाएगी, लेकिन EMF वाली इक्वेशन में हमको लिखना पड़ेगा E0 sin ओमेगा टी प्लस एडिशनल फेज फाई. EMF की इक्वेशन लिख के बताएं तो क्या लिखना पड़ेगा? बोलो तो. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे. ER स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर. एक काम मैं डायरेक्ट करता हूं, देखिए नोटिस करें आपको समझ आया कि नहीं आया. स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. वेरी गुड, शाबाश. तो सर्किट का इंपीडेंस कौन है यहाँ पे? अंडर रूट. हाँ, ये जो टर्म है बेटा, ये सर्किट का इंपीडेंस हो गया. तो Z सर्किट का इंपीडेंस है, और इस बार इंपीडेंस बस ऐसा है, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. और लॉजिकल भी तो है. आप पुरानी वाली किसी भी इक्वेशन को उठा के देखें, अब इसमें अगर XC नहीं होगा तो ये नहीं आएगा ना, खाली R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आ जाएगा, और क्या होगा. लेकिन फेज डायग्राम से आपका काम आसान हो जाता है. फेज डायग्राम बना लिया आपने तो इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हो. आप इक्वेशन रटते बैठोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर ये चैप्टर टफ जाता है. तो फेज डायग्राम क्लियर करो, चीजें आसान. ठीक है. हम जरूरत पड़ने पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू IZ. अच्छा, अब एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया कि भाई फेज एंगल निकाल के बताओ, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो हम cos फाई ले लें, या फिर हम tan फाई ले लें. अब आप बताएं, cos फाई अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा? R by XL. ER डिवाइडेड बाई E. सॉल्व करने पे मिलेगा R बाई Z. करेक्ट है. और अगर हम tan फाई ले लेते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा EL डिवाइडेड बाई ER. सॉल्व करने पे हमें मिलेगा XL डिवाइडेड बाई R. क्या कहते हो? ठीक है. तो सर्किट में इंडक्टर की वजह से EMF लीड करेगा. अब ये चीज मैं समझता हूं आपके जहन में बैठ गई है, आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया है. तो क्यों ना आप मुझे RC सर्किट के बारे में बताएं कि भाई इसका कैलकुलेशन क्या होगा. बड़ा आसान है. इसमें हमने क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लेना है और उसके साथ एक कैपेसिटर लगाना है, और वैसे ही पावर सप्लाई जोड़ने हैं एसी वाले, जैसे पहले जोड़ा करते थे. तो ये एसी वाला पावर सप्लाई जोड़ दिया आपने. अब फेज डायग्राम पे आप नोट करें क्या क्या होगा. तो बच्चों ये ER होगा और इसी के साथ I होगा. वेयर शुड आई ड्रॉ EC? नीचे. EC और ER. क्योंकि EC ये जो EMF है कैपेसिटर में डेवलप होने वाला, ये तो लैगिंग हालत में होगा, तो हमको इसको ऐसे डाउनवर्ड नीचे 90 की तरफ दिखाना पड़ेगा. क्या कहते हो? अब जब हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा. सो दिस विल बी द EMF. ये फेज एंगल हो गया फाई, ये नेट वैल्यू. तो कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? करंट लीड. वेरी गुड. करंट लीड्स EMF.
by By phi phase. And if I really want to write an equation, तो मैं EMF वाली इक्वेशन चुपचाप जैसी है वैसी लिख दूंगा, लेकिन करंट वाली इक्वेशन में एक लीडिंग फैक्टर फेज का मैं एक्स्ट्रा दिखा दूंगा, sin ओमेगा टी प्लस फाइव। हम हमेशा लीडिंग वाली इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा फेज दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हम चीजों को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। माइनस में हम फेज दिखाना अवॉइड करते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि करंट को sin ओमेगा टी लिख दें और EMF को लिखें ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसा भी किया जा सकता है। यस ठीक है, तो माइनस का मतलब वो लैगिंग का सेंस बनता है वहां पे, बट मैं यूजुअली अवॉइड करता हूं। मैं सिंपली क्या करता हूं, जो लीड कर रहा है उसमें एक प्लस फाइव दिखा देता हूं और जो लैगिंग है उसको सीधा सीधा लिख देता हूं। बात समझने की है। लेकिन अगर कल चल के एग्जामिनेशन में ऐसे आता है कि भाई एक टर्म माइनस में आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो लैगिंग का रेफरेंस है। ठीक है, अब मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए दो दो अलग तरीके से मैं नहीं लिख रहा हूं, बट मैंने आपको बता दिया कि प्लस के साथ साथ माइनस भी आता है। अगर माइनस टर्म आ गया फेज में तो हम ऐसे समझेंगे कि वो लैग कर रहा है। गेटिंग इट? यस चलिए तेजी से बताएं हम EMF कैसे लिखेंगे। अंडर रूट ई आर स्क्वायर वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये हो गया अंडर रूट में ER स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्स सोचें X. जरा, क्या यही चीज अब ऐसी हो गई जिसमें Z क्या कहलाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर Yes, Z होगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC and it will be just called as impedance of this circuit. Unit होगा ohm. How do I write the phase angles? I have two options. I can go for cos phi. That will become equal to ER divided by E, which is nothing but equal to R by Z. And I can go for tan phi, for which I can write EC divided by ER, which I can write as XC divided by R. Getting it? यस तो ये है सारा डिस्क्रिप्शन। इसमें मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी। अब अगर आप मॉड्यूल देखते हैं तो मैंने हर एक चीज को टेबल के अंदर एक साथ रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। अब मैं यहां पुटअप करता हूं जस्ट टू कंप्लीट योर नोट्स। अदरवाइज आपके पास जो प्रिंटेड मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर ये सब कुछ गिवन है। पेज नंबर आप रेफर कर सकते हैं 9 मॉड्यूल के हिसाब से। तो सारी चीजें मैंने बता दी। ये पहला जो है वो रेजिस्टेंस सर्किट है। EMF और करंट की हालत कैसी है, फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, रिएक्टेंस या इंपीडेंस सर्किट का सिर्फ R होगा। कैपेसिटिव सर्किट का क्या मामला है? ठीक है, इंडक्टिव सर्किट का क्या मामला है? और इसी के साथ साथ अगर हम आगे जाते हैं एक साथ कैपेसिटिव, इंडक्टिव एंड सो ऑन, तो फिर ये किस तरीके से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। सो ये रहा इसका एक कंप्लीट टेबल। तो वीडियो के लिंक में जब नोट्स आप डाउनलोड करें या देखें तो आपको फौरन ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, पूरे डिस्क्रिप्शन से। अब मैं यहां बिल्कुल एनकरेज नहीं करूंगा कि आप इन चीजों को याद रखते बैठे, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं ये जरूर एनकरेज करूंगा कि आप इसकी फेजर डायग्राम अच्छे से देखें। अगर आपको फेजर डायग्राम बनाने आ गई तो सर्किट कैसा भी दिया जाए आप उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और याद रहे हम यहां पर सीरीज सर्किट देखते हैं एज पर सिलेबस। आगे कुछ एक कैलकुलेशंस पैरेलल के लिए आएंगे तब पैरेलल पर हम बात करेंगे। फिलहाल एज पर सिलेबस, एज पर टेक्स्ट बुक जो हम चल रहे हैं उसमें हमें सीरीज सर्किट पर ही डिस्कशन करना है। तो करंट सेम रखते हुए हम EMFs की कंडीशन को अलग अलग करते जाते हैं और अकॉर्डिंगली चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बच्चों बात समझ में? Yes. अब चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तेजी से हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू गो फॉर। अराउंड 15 क्वेश्चंस आर देयर। अब आज मैं 5-6 या 4-5 जितने होते हैं उतने क्वेश्चन लूंगा और आगे के क्वेश्चंस अगली क्लास में देखेंगे और कुछ और थियरी भी देखेंगे। So let's start with this. We have got a 100 volt DC supply and it is applied to a coil and a current of 1 ampere flows through it. अब एक कॉइल है बस, उसमें 100 वोल्ट का डीसी सप्लाई जोड़ा है और करंट 1 एम्पियर चलता है।
तो उस कॉइल की जो वायर होगी ना, उसका अपना एक रेजिस्टेंस भी तो होगा। सो सबसे पहले मैं उस रेजिस्टेंस को निकालना चाहता हूं, जिसे मैं लिख सकता हूं V/I। करेक्ट है? Yes. यस और नो? सो कॉइल का रेजिस्टेंस एज पर कैलकुलेशन 100 वोल्ट का डीसी सप्लाई जोड़ा है, करंट 1 है, तो कॉइल का रेजिस्टेंस हमको फौरन मिल जाता है 100 ओम। अब वो कॉइल है तो बेसिकली वो एक इंडक्टर है, उसका बिहेवियर इंडक्टर की तरह है। तो जब हम उसे एसी लगाएंगे तो उसमें का इंडक्टर जाग जाएगा। जब तक उस पर डीसी लगा हुआ है, डायरेक्ट सप्लाई लगा हुआ है, तब वो वायर है, और वायर की वजह से हमको उसका मटेरियल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जैसे ही हम उस पर एसी सप्लाई लगाते हैं, उसके अंदर का इंडक्टर जाग जाएगा, अरे भाई मैं भी हूं, मेरे अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बैक ईएमएफ आ रहा है। आ रही है ना कहानी दिमाग में? Yes. तो जैसे ही हमने उसको 100 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज का लगाया, तो उसमें करंट हो गया 0.5 एम्पियर। तो अब वो कह रहा है कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, इंपीडेंस भी निकालो बोल रहा है वो, टोटल निकालते हैं, आ जाओ। तो जैसे ही हमने उसको एसी लगाया, एसी सर्किट लगाया, मतलब एसी सोर्स लगाया, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, E इज इक्वल टू आई जेड। बात को समझे? वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों चीजें हैं वहां पे। तो ये आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगा, आरएल सर्किट। गेटिंग इट? एक ही कंपोनेंट में दोनों चीजें आ गई। Yes. ठीक है? तो कितना एसी कितना लगाया हमने? 100. 100। करंट कितना चला? 0.5. 0.5 जेड। तो कैलकुलेशन करने से हमको फौरन मिल जाएगा जेड इज इक्वल टू Did that. 200 ओम। यस और नो? Yes. अब जरा सोचें कि किसी आरएल सर्किट में, समझे बात को, मैं इसको आरएल क्यों बोल रहा हूं, कॉइल के वायर का रेजिस्टेंस, और वो एक इंडक्टर की शक्ल में है, कॉइल है, इंडक्टर है, इसलिए एल का बिहेवियर जब उस पर एसी जोड़ा गया, तो आर और एल दोनों एक साथ है सर्किट में। तो किसी आरएल सर्किट के लिए जेड कैसे लिखा जा सकता है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? √R² plus वेरी गुड, शाबाश। ये लिखा जाएगा अंडर रूट में r² प्लस L². XL का स्क्वायर। तो बेटा z तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये 200 है, और r का स्क्वायर यानी कि हमें करना है 100 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। क्यों ना इसका स्क्वायर किया जाए, तो ये हो गया 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। दिस विल बिकम 4 into 10 to the power 4 is equal to 1 into 10 to the power 4 plus XL का स्क्वायर। So this XL will become equal to 3 into 10 to the power 4। सही जा रहे हैं? Therefore XL is equal to √3 into 10⁻². 100। √3 कितना होता है? 1.7. 1.732 into 100, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में हम इसको लिख सकते हैं 173 ओम। यस और नो? Yes. आसानी से हो पा रहा है कैलकुलेशन? Yes, sir. अब इसमें एक और चीज पूछी इसने, सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, एल निकालो। तो इस एल वाली वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सएल का फॉर्मूला देखते हैं। तो बेटा एक्सएल का फॉर्मूला होता है एल ओमेगा। अब यहां ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म हमको काम में आएगा। अब बच्चों अभी अभी तो हमने एक्सएल का वैल्यू निकाला और ये 173 है। एल हमको फाइंड आउट करना है, ओमेगा है 2πf। तो जरा ध्यान से देखें, L is equal to 173 divided by frequency 50, 50 into 200. So this is 100 pi. So L is equal to 173 divided by 314. डिवीजन करें, बताएं कितना होगा L। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं। यस, कितना?
0.55. 0.55 आपको याद होना चाहिए, इसका यूनिट होगा हेनरी। Yes. सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़े ना हमने, सो इट्स हेनरी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक अनदर वन। ध्यान से देखिए। Now we have a capacitor 25 microfarad, inductor 0.1 Henry and resistance 25 ohm। तो सारी चीजें क्लियरली गिवन है, C है, L है और R है। C, L, R। AC सोर्स ये वाला कनेक्ट करके दिया हमको। फाइंड इंपीडेंस निकालो, रिएक्टेंस निकालो, आरएमएस वैल्यू निकालो, फेज एंगल निकालो, एक्सप्रेशंस निकालो, सब कुछ। एक्सप्रेशंस फॉर इंस्टेंटेनियस करंट बोला है इसने। आइए अब इंपीडेंस, रिएक्टेंस सब कुछ निकालना है। तो जरा इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो बेटा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना अपनी, वो होती है E0 साइन ओमेगा टी। कंपैरिजन से हमको फौरन पता चलेगा कि E0 इज इक्वल टू 310 वोल्ट पीक वैल्यू। क्या कहते हो? ओमेगा कितना है? 314. 14। ठीक है, इसको मैं रेडियन पर सेकंड लिख सकता हूं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बट मैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन जरूर बना सकता हूं, बिकॉज ओमेगा होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314। नाउ 2 into 3.14 into फ्रीक्वेंसी f is equal to 314। कैलकुलेशन करने पे फौरन पता चलेगा f is equal to 50 हर्ट्ज। क्या कहते हो? Yes. बिकॉज 314 और ये 3.14 100 से कटा, 2 से डिवाइड हुआ, f is equal to 50 हर्ट्ज। चलो ये भी मामला क्लियर हुआ। अब आरएमएस वैल्यू भी निकालने हैं करंट के और ईएमएफ के। वो सब ठीक है, लेकिन ये सब करने से पहले मैं रिएक्टेंस निकालना चाहता हूं। क्यों रिएक्टेंस को पहले निपटा दिया जाए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक्सएल। आपको याद होगा इसका फॉर्मूला होता है एल ओमेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपने तेजी से करना है और आंसर बताना है मुझे। एल इज 0.1, ओमेगा इज 314। तो एक्सएल का आंसर बिल्कुल रेडीमेड है, 31. 31.4। आगे कुछ टिपिकल कैलकुलेशंस आएंगे, यूनिट ओम लगाना है आपने इसका। अब इसी में आपने निकालना है एक्ससी। एक्ससी एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा एक्ससी इज इक्वल टू, अब देखो ओमेगा जो है ये तो 314 गिवन है, लेकिन जो सी है ये 25 माइक्रो फेरेड है, तो कन्वर्जन करना भूलना नहीं है, 10⁻⁻6। एक्ससी इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले लेते हैं 10⁻+6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 314 मल्टीप्लाइड बाय 25। कैलकुलेशंस पूरा करके बताएं कि एक्ससी कितना आ रहा है। 127.3. So this calculation is leading us 127.3 ohm। तो हमने सबसे पहले ना ये रिएक्टेंस वाला पार्ट खत्म कर दिया। नंबर 2 रिएक्टेंस वाला पार्ट हो गया पूरा यहाँ। अब हम निकालते हैं इंपीडेंस। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इंपीडेंस नंबर 1। चूंकि इसमें आर एल सी सब कुछ है, तो इंपीडेंस कैसे निकालेंगे? Omega. तो हमें सर्किट की जो वैल्यूज आ रही हैं उससे देख के पता चलता है कि इसमें कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, Yes. एक्सी ज्यादा है। Hmm. याद करो, कैपेसिटर डोमिनेट करेगा मतलब इसमें करंट लीड करने वाला है कि नहीं? Yes. रिकॉल कर पा रहे हो ना? तो बेटा जब हम z की वैल्यू ड्रॉ करेंगे, z की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, तो क्या हमें इक्वेशन यूं लिखनी पड़ेगी? R square plus r का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में xc माइनस xl का स्क्वायर। क्या कहते हो? यस,
देयरफॉर दिस z इज इक्वल टू, अब r कितना गिवन है 25, एक्सएल ये रहा, एक्सी ये रहा, चलिए सब्सट्रैक्शन करिए फटाफट। सो दिस इज गोइंग टू बी 25 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, सब्सट्रैक्शन कितना हो रहा है 127.3 और ये 31.4, 97 95.9 95.9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर रूट देखिए, फाइनल आंसर बताइए, डू इट क्विकली। हो पाया? यस? 99.1 कितना आया 99. ओके, सो इन अप्रोक्सीमेशन इसको 100 कर देते हैं, 100 ओम आ गया, तो हमने इम्पीडेंस निकाल लिया। अब आरएमएस वैल्यू निकालना है, ईएमएफ का भी और करंट का भी। तो इससे पहले कि हम आरएमएस वैल्यू निकालें, पहले पीक वैल्यू से हम ये तो पता कर लेंगे करंट कितना है। ठीक हो रही है बात बच्चों? तीसरे पॉइंट पर आया, तो सबसे पहली चीज बेटा हम लोग निकालेंगे I0, और I0 निकालने के लिए हम यूज करेंगे E0 बाई Z। Z सर्किट का टोटल इफेक्टिव अपोजिशन इम्पीडेंस Z, ओम्स लॉ के हिसाब से, और क्या। Yes. आप सर्किट देखें ध्यान से, तो E0 310 था, ये देखें वैल्यू गिवन है हमको इक्वेशन में, Yes. और हमने अभी अभी देखा Z का वैल्यू आया 100, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.1 ओम। गेटिंग इट राइट? समझे? Ampere. अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं बीच में डिस्टर्ब हो गया, एक कॉल आ गया था मुझे, सो इट शुड बी करंट, सो एम्पियर। नाउ यू कैन स्विच टू द कैलकुलेशन ऑफ आरएमएस वैल्यूज इजीली। IRMS will be just equal to E0 by root 2 Yes. and ERMS will be equal to E0 by root 2. Now this part you can do on your own, ये अपने हिसाब से कर लेना। नेक्स्ट थिंग हमको पता करना है कि फेज एंगल में कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। फेज एंगल, अब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू देखते ही हम समझ चुके हैं कि यहां पर करंट लीड करेगा। Yes. तो इफ आई रियली वांट टू सॉल्व फॉर द फेज एंगल कैलकुलेशंस, मैं आसानी के लिए यहां पे एक फेजर डायग्राम बनाता हूं। इस तरफ होगा ER और I, और नीचे की तरफ मुझे दिखाना पड़ेगा EC माइनस EL। क्या कहते हो बेटा? Yes. समझे बात को? यस और नो? XC ज्यादा है ना, इसलिए EC Yes. ज्यादा होगा। टोटल फेज आपने ले लिया यूं, ये हो गया आपका EMF और ये हो गया फाई वैल्यू। अब यहां पर आप फेज एंगल निकालना चाहते हैं तो आई में से कि आप आसानी से इजी लेवल पर कैलकुलेट करो, कॉस फाई ले लो, चलो टैन मत लो क्योंकि सब कुछ तो रेडी है हमारे पास। तो आप कॉस फाई ले लेंगे तो ये हो जाएगा ER डिवाइडेड बाई E, जिसे सॉल्व करते हुए हम आसानी से बोल सकते हैं कॉस फाई इज इक्वल टू R बाई Z। ऐसा नो? Yes. सो व्हाट आंसर वी आर गोइंग टू गेट? cos phi is equal to R का वैल्यू कितना है 25, और Z का वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 100, तो cos phi is equal to 1/4। तो phi is equal to Cos inverse. cos inverse of 1/4. 1/4।
थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना होगा। 0.25 के लिए कॉस का क्या वैल्यू बनता है? अगर लॉगबुक अवेलेबल है, पॉसिबली आप देख पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये फाई का वैल्यू यहाँ पे आप सर्च करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अभी पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, हम यूज करेंगे उसको अगले आंसर में, क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट लिखना है, करंट की एक्सप्रेशन लिखना है। अब देखो, अगर मैं करंट की इक्वेशन बनाने लग जाऊं यहाँ पे, तो ये तो मुझे पता चल गया कि करंट लीड करने वाला है, तो करंट की इक्वेशन तो मैं ये लिखूंगा, I0 साइन ओमेगा टी प्लस ये फाई, और ये वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है तो मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं। 75.2. ओके, एज सजेस्टेड 75.2 डिग्री। तो लेट्स राइट एन इक्वेशन फॉर करंट एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन। I0 हमने निकाला 3.1, फंक्शन साइन ओमेगा 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 314 टी प्लस 75.2 डिग्री। ये हो गया करंट का इक्वेशन। आप इसको एम्पियर यूनिट के साथ भी लिख सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस करंट ऐसे बताया जा सकता है, एज टाइम चेंजेस ये टोटल फेज वैल्यू बदलेगी, साइन का फंक्शन उस वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा, और नेट वैल्यू ऑफ करंट या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट उसके हिसाब से डेवलप होगा। ठीक हो रही है बच्चों बात? Yes. एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपने इसको ठीक से ट्राई करना है। ऑप्शंस हैं, मैं समझता हूं आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आर है, एक्सएल है, एक्सी है, फेज डिफरेंस पूछा है। कौन बड़ा है, एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा? Excel. एक्सएल बड़ा है, तो यूं लिख दें हम, लिख दें ऐसे, Yes. देख लो। 45 degree. 300 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 1। ये उसी वक्त होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग फेज 45 डिग्री होगा, है ना आसान? Yes. वैसे ये होमवर्क दे रहा था बट हो गया क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं। ये क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स जल्दी से जल्दी हम खत्म करें और पावर इन एन एसी सर्किट पर हम कुछ डिस्कशन कर पाए। ठीक, रुक जाए फिर। Yes.